दोस्तों 498 आईपीसी कानून बनाने के पीछे मंशा ये थी कि जो स्त्री है उसका उत्पीड़न ना हो, और अगर पति या उसके नातेदार पत्नी के साथ किसी प्रकार से कोई उत्पीड़न करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सख्त से सख्त। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही के अंदर कमेंट आ रहे हैं मेरे वीडियोस के नीचे कि क्या सर 498 आईपीसी को ख़त्म कर दिया गया है, बैन हो चुका है 498 आईपीसी, अब मामले दर्ज नहीं होंगे क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कहकशा कोसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात कही है कि जो पत्नियां हैं वो औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है 498 आईपीसी को, और जो अपने पर्सनल रीज़न से उनको सेटिस्फाई करने के लिए कर रही हैं। अगर कोई कारण है, दोनों के बीच में कोई विवाद हुआ है, उस बिंदु को सेट करने के लिए 498 जैसे आईपीसी के कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर प्रेशर बनाने के लिए उस पति पर, उसके परिवार पर कि एक अच्छा अमाउंट उनसे प्राप्त किया जा सके, इन मसलों को, इन मामलों को ख़त्म करने के लिए। दोस्तों वर्ष 2011 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया अरनेश कुमार वाला, 2013 के अंदर, आई थिंक 13-14 की बात है, तो जब अरनेश कुमार को पुलिस गिरफ्तार करने पे आमादा थी तो सुप्रीम कोर्ट तक गया अरनेश कुमार। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये क्या है, ये मामला जो उसके खिलाफ मामला था इतना ग्रीवियस मामला नहीं था। एफआईआर से भी नज़र आ रहा था कि यार ये जो मामला है इतना ग्रीवियस नहीं है, इसमें गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों? जिस तरह से 498 आईपीसी का मिसयूज़ हो रहा था, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में यह बात कह दी कि भाई 7 साल तक के मामलों के अंदर गिरफ्तारी करने की आवश्यकता नहीं है अगर ज़रूरी नहीं है तो, और अगर ज़रूरी है तो रीज़नेबल रीज़न होना चाहिए, ज़रूरी लिख करके कि भाई मुझे यूँ लग रहा है ज़रूरी, ये कारण है, इन कारणों से मुझे लगता है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी ज़रूरी है, तो लिखो और वो बेस भी बताओ कि ये ज़रूरी क्यों लगा। वो बेस भी नहीं होता और ज़रूरी भी नहीं होता, उसके बावजूद भी पुलिस गिरफ्तार करती थी, लेकिन अब नहीं करती। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अगर गिरफ्तार करती है तो रीजनेबल रीज़न चाहिए गिरफ्तारी के लिए। अब इसके बाद राजेश शर्मा वाले जजमेंट के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इस तरीके के केसेस की तो लड़ी लगी हुई है, मतलब इतने ज़्यादा केसेस हैं, नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो से हवाला लिया गया कि 498 406 के कितने मामले हैं और उनमें से कितने % मामलों के अंदर कन्विक्शन हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया, उस नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को उस जजमेंट में डाला, 85% ऐसे केसेस थे जो कि फॉल्स पाए गए, जिनमें कन्विक्शन नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति के अंदर सुप्रीम कोर्ट का और रुख हुआ हस्बैंड के फेवर में, और कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उसमें ये देखा कि किस तरह से मिसयूज़ हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, निर्दोष लोगों को भी आरोपी बनाया जा रहा है, फैमिली मेंबर्स को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गाइडलाइंस जारी कर दी गई पुलिस के लिए, खासतौर पे कि इस तरीके के 498 406 के मामले अगर आते हैं तो रूटीन मिरर में एफआईआर भी दर्ज मत करो, उसकी शिकायत लो, पति को बुलाओ, दोनों की बात कराओ, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो मसले को। नहीं होता है, हर कोशिश करने के बाद देन एफआईआर करने से पहले भी पत्नी का स्त्री धन उसको संभला दो, पूरा जो भी दहेज का सामान उसके घर वालों ने दिया था उसको, वो पत्नी को दे दिया जाता है। आज की तारीख में प्रैक्टिकली यही चीज़ है। और जो गलत रूप से नाम पत्नी के द्वारा, पत्नी के घर वालों द्वारा लिखवाए गए हैं, उन नामों को भी निकाला जाए जिनका उस प्रकरण से किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। गहनता से मामले की जांच की जाए। 2018 के अंदर ये भी जजमेंट आया तो काफ़ी रिलीफ मिला पेरेंट्स को, ख़ास तौर पर उसके, यानी जो पति है उसके माँ बाप को, उसकी फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि सभी का नाम लिखाया जाता है जब भी इस तरीके के मामले होते हैं। विवाद अगर हस्बैंड वाइफ का है तब भी सबके लिखाए जाते हैं, प्रेशर बनाने के लिए। तो इस जजमेंट में कहकशा कोसर वाले जजमेंट में भी यही बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए इस तरीके की चीज़ें, ऐसे एलिगेशन लगा रहे हो जो बनते ही नहीं हैं, और उन लोगों पे लगा रहे हो जिनका कोई रोल ही नहीं है। ज़बरदस्ती आप किसी को आरोपी बना रहे हो जो कि इनोसेंट है।
तो ऐसी स्थिति के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उन व्यक्तियों के नाम क्वेश कर दिए इस एफआईआर में सुनवाई करते समय कि नहीं, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नाम सबके क्वेश कर दिए। पति का आवेदन नहीं था, संभावना है कि पति का भी होया था इस तरीके के एलिगेशंस में। तो लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि 498A समाप्त हो गया, 498A बैन हो गया। 498A वहीं है जहां था। जेन्युइन केसेस चाहे 2, 5, 10% ही है, लेकिन है तो सही ना। इसलिए कानून तो वही है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके मामले में इस तरीके की स्थिति आती है कि भाई पत्नी के द्वारा ज़बरदस्ती झूठे आरोप लगाए जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स के ज़बरदस्ती नाम इन्वॉल्व किए जाते हैं, तो आपको ये अधिकार है कि आप 482 CRPC में जाकर के अपनी बात रख सकते हैं और उस एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं। तो इस कहकशा वाले जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही पाया कि किस तरह से फैमिली मेम्बर्स का नाम घसीटा गया है प्रेशर बनाने के लिए, अपना पर्सनल स्कोर वर्ड वहाँ पे यूज़ किया है। तो मतलब अपना जो पर्सनल टारगेट उन्होंने जो सेट किया है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, अब वो टारगेट कुछ भी हो सकता है, प्रेशर बना करके ज़्यादा पैसा प्राप्त करना, डाइवोर्स लेना, जितने ज़्यादा केसेस होंगे, जितने ज़्यादा लोगों पर प्रेशर बनेगा, उतना ईजी होगा उनके ऊपर हावी होना। ये चीज़ ऑब्जर्व की सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, गलत रूप से लोगों का नाम घसीटा गया है। और वही रिट की सुनवाई करते समय इस एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा रद्द कर दिया। उन सभी के नाम को रद्द निकाल दिया गया इस एफआईआर में से जिनके खिलाफ गलत रूप से मामला दर्ज कराया गया था इस जजमेंट के अंदर। केवल पति की तरफ से आवेदन नहीं था, तो पति पे तो मामला चलेगा। तो बात वही आ जाती है कि दुरुपयोग अगर आप कर रहे हो तो कब तक नज़र नहीं आएगा? नज़र में आएगा। इस जो जजमेंट है, इसका एडवांटेज अब जब कभी किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है, उन सभी को प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि 498A बैन हो गया है, बैन नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि कमज़ोर होता जाएगा। इस तरीके के अगर फेक केसेस होते रहे तो लिबरल होती जाएगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसके फेवर में? पति के फेवर में। किसी भी कानून का दुरुपयोग अगर ज़्यादा होने लग जाता है तो उस कानून की वैल्यू उतनी ही तेज़ी से घटती जाती है। यही हो रहा है। आने वाले टाइम में पति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतने फेक केसेस हो रहे हैं 498A से रिलेटेड। तो दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई होगी कि 498A बैन नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ जेन्युइन मामले भी हो सकते हैं जो एक्चुअल में उत्पीड़न का शिकार हो सकती है महिला, जिनसे एक्चुअली डिमांड की जाती है, जिनको एक्चुअल में तंग किया जाता है, तो उनकी तो सुनवाई होगी ना। हाँ, वो नज़र आ जाता है, इतना एक्सपीरियंस होता है, पुलिस को भी इतना एक्सपीरियंस होता है, उनको नज़र आ जाता है, एफआईआर से भी नज़र आ जाता है, उसकी स्थिति से भी नज़र आ जाता है। और खैर कोर्ट को तो खैर रोज़ का ही काम है कोर्ट का, तो कोर्ट को तो सब कुछ पता रहता है। तो कुल मिलाकर के बात समझ में आ गई होगी कि गलत रूप से अगर किसी का नाम घसीटा गया है तो ये जो जजमेंट है ये आपके लिए काम का है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम 482 CRPC में जाकर के क्वेश करा सकते हैं। बैन नहीं हुआ है, 498 अभी तक चल रहा है और चलेगा, और ये सभी पे लागू है पूरे भारत में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।